वेलकम टू प्रेजेंटेशन ऑन आईडीबीआई बैंक। आईडीबीआई बैंक के तीसरी तिमाही के नतीजे 28 जनवरी को पेश किए गए और जो नतीजे आए हैं वो एकदम ठीक ठाक आए हैं। फिर भी इसमें जो दो इशू हैं मुख्य, एक पीसीए से बाहर आने वाली बात थी वो अभी नहीं हुई, और गवर्नमेंट और एलआईसी दोनों का जो स्टेक सेल का जो था उसमें अभी तक कोई भी ठोस कदम जो सरकार ने अभी तक नहीं लिया, ऐसा कोई भी जानकारी अब तक नहीं मिला है। उसके चलते जो है, और लेकिन जो इसमें एक पॉजिटिविटी इस बीच में हुआ है वो ये हुआ है कि इनका क्यूआईपी आ गया, और क्यूआईपी के जरिए इन्होंने 1435 करोड़ रुपया दिसंबर महीने में जो है इनको मिला है, और उसमें जो है 44 इनके जो है इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर ने उसमें पार्टिसिपेट किया है। तो स्टार्ट करते हैं स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर के साथ। फैक्ट, फिगर एंड ओपिनियन इन द प्रेजेंटेशन वीडियो आर बेस्ड ऑन इंफॉर्मेशन अवेलेबल इन डिफरेंट एजेंसीज and public domain and published in good faith. Viewer in their own interest may like to cross-check and verify information from concerned source before making any financial commitment. Stock market investment are subject to market risk. Consult your financial advisor before committing any money. आईडीबीआई बैंक के बारे में पहला हमारा वीडियो पब्लिश किया गया था 23 सितंबर को, और दूसरा वीडियो 26 अक्टूबर को सेकेंड क्वार्टर रिजल्ट के बाद पब्लिश किया गया था। उनमें जो जानकारी है उसमें रिवीजन के तौर पे कुछ चीज़ें यहाँ पे इसमें भी लिया गया है। तो जानकारी के लिए यह है कि 22 जून 1964 को आईडीबीआई की स्थापना हुई, और ये एज होली ओन सब्सिडरी ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, और 76 तक जो है रिजर्व बैंक की सब्सिडरी के रूप में इसने काम किया। उसके बाद जो अपना स्टेक रिजर्व बैंक ने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को ट्रांसफर कर दिया, तो ये उस समय पीएसयू डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हो गई। और दूसरा जो पैरेलल जो चल रहा था, 14 लार्ज बैंक 1969 में नेशनलाइज हुई, और 6 जो है 1980 में नेशनलाइज हो गई। और उसके बाद जब रिजर्व बैंक ने लाइसेंस दिए कॉमर्शियल बैंकिंग के, कुछ सिर्फ 2 बार में 10-12 बैंकों को ही मिले हैं, उनके बारे में चर्चाएं करते हैं। तो फर्स्ट राउंड ऑफ लाइसेंस दिया गया था 93 में। तो कैपिटल रिक्वायरमेंट उस समय 100 करोड़ होता था। फर्स्ट राउंड में कौन सी 10 बैंकों को मिला था? वो थी एक ग्लोबल ट्रस्ट बैंक, जो कि फोर्स मर्जर हो गई ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स से अगस्त 2004 में, और सिकंदराबाद में। इनका उस समय जो लाइसेंस दिया गया था उनमें एक कंडीशन ये थी कि इनके जो हेडक्वार्टर हैं वो नॉन मेट्रो में होने चाहिए। उसके बाद आईसीआईसीआई बैंक को भी उसी समय लाइसेंस मिला था, जिसका हेडक्वार्टर बड़ौदा में था। एचडीएफसी बैंक का मुंबई में ही था। यूटीआई बैंक का अहमदाबाद में था, जो बाद में एक्सिस बैंक बन गई। उसके बाद एक बैंक को पंजाब होती थी, उसका चंडीगढ़ में था। वो जो है 29 जून 2005 को सेंचुरियन बैंक के साथ मर्ज हुई, और फिर दोनों सेंचुरियन बैंक पंजाब बन गई, और सेंचुरियन बैंक ऑफ पंजाब जो बाद में जो है एचडीएफसी बैंक 2008 में अक्वायर हो गई। और उसके अलावा एक थी इंद्र सिंध बैंक, जिसका पुणे में हेडक्वार्टर होता था, और जो आईडीबीआई बैंक थी पुरानी वाली जो वो थी, उसका हेडक्वार्टर इंदौर में था। वो आईडीबीआई बैंक जो पुरानी थी तो 2004 में वो आईडीबीआई के साथ मर्ज हो गई, और रिवर्स मर्जर हुआ था, और फिर बाद में वो वापस बैंक बन गई। और उसके अलावा एक टाइम्स बैंक थी, वो फरीदाबाद उसमें थी, हेडक्वार्टर था, वो मर्ज हो गई एचडीएफसी बैंक में 2000 में। उसके बाद डेवलपमेंट क्रेडिट बैंक बम्बई में थी, वो है अभी भी। तो 2001 में रिजर्व बैंक ने फिर वापस जो है कैपिटल रिक्वायरमेंट बढ़ाया 200 करोड़, फिर उसके बाद 300 करोड़ का किया। तो सेकंड स्टेज में 2 और बैंकों को लाइसेंस मिला, उनमें थी कोटक महिंद्रा बैंक और यस बैंक। 2003-4 की बात है ये। और उसके बाद फिर एक जो मिला 2014 में, वो आईडीएफसी बैंक को मिला। तो पिछले 10 साल में सिर्फ 3 बैंकिंग लाइसेंस मिले। तो आईडीबीआई की जो आईपीओ आई थी, जो बैंक की नहीं आई थी, आईडीबीआई जो डेवलपमेंटल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन थी, उसकी जुलाई 95 में गवर्नमेंट शेयर होल्डिंग रिड्यूस होकर के 75% हो गया था। फिर कॉमर्शियल बैंकिंग लाइसेंस मिला था 2004 में, और वो 2005 में जो है नहीं 94 में, फिर 2004 में वो मर्ज होके आईडीबीआई बैंक मर्ज हो गई। आईडीबीआई और आईडीबीआई फिर वापस जो है आईडीबीआई बैंक बन गए, ऐसा हुआ था। तो 2006 में इन्होंने जो यूनाइटेड वेस्टर्न बैंक को एक्वायर किया, और एलआईसी ने 51% कंट्रोलिंग स्टेक आईडीबीआई बैंक का 21 जनवरी 2019 को एक्वायर किया ऑन इंस्टेंस ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। उसके बाद जो है इसमें इसको जब एलआईसी के पास स्टेक चला गया, तो रिजर्व बैंक ने इसको प्राइवेट सेक्टर बैंक विद इफेक्ट फ्रॉम 21 जनवरी 2019 से डिक्लेयर कर दिया। पहले इसको पीएसयू बैंक में गिनती होता था, क्योंकि गवर्नमेंट के पास उसकी हिस्सेदारी थी। तो
उस समय पहले के समय में जो आईडीबीआई की जो लीगेसी है, उसने ये बड़े बड़े फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जो देश में प्रमोट किए हैं, उनके नाम दिए हुए यहाँ पे: सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, एनएसडी नेशनल सिक्योरिटी डिपॉजिटरी लिमिटेड, स्टॉक होल्डिंग कॉर्पोरेशन, ओकेआर क्रेडिट रेटिंग एंड रिसर्च लिमिटेड, एक्सिम बैंक, सिडबी और एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया। 2006 में फेडरल बैंक के साथ इन्होंने इंश्योरेंस वेंचर शुरू किया था, और 94 में आईडीबीआई ने प्रिंसिपल के साथ म्यूचुअल फंड बनाया था। और इस तरह से जो है ये इसका हिस्ट्री है। तो ये यहाँ पे जस्ट जानकारी के लिए दिया कि ये पुरानी 94 में थी, 15/9/94 को इनकॉर्पोरेट हुई थी जो पुरानी वाली आईडीबीआई थी, और मर्जर के बाद दोबारा इनकॉर्पोरेट 27/9/2004 को। एलआईसी ने टेक ओवर जो किया है, 1 अगस्त 2018 को यूनियन कैबिनेट ने प्रपोजल क्लियर किया था कि एलआईसी इसको परचेज कर ले। 4 अक्टूबर को आईडीबीआई बोर्ड ने ऑथराइज किया प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट ऑफ अप टू 51% ऑफ फुल्ली डाइल्यूटेड वोटिंग शेयर कैपिटल टू एलआईसी। तो उसमें हुआ क्या कि गवर्नमेंट ने बेचा नहीं, और जो नया कैपिटल इशू हुआ। बेसिकली क्या था, आईडीबीआई को कैपिटल की जरूरत थी, गवर्नमेंट डिड नॉट वांटेड टू पे, तो वो एलआईसी को उसमें बोला गया कि आप अपना इसमें जो है अपना इन्वेस्टमेंट कीजिए और अपना 51% कंट्रोलिंग स्टेक आप ले लीजिए। और इस तरीके से जो है उसकी ऑथराइज कैपिटल भी बढ़ाई गई, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन चेंज हुआ, एलआईसी को प्रमोटर डिक्लेयर किया गया। तो ये सब पूरा चला। और उसके बाद जो है ये था कि एलआईसी की एक्सिस बैंक में 13% हिस्सेदारी थी, कॉर्पोरेशन बैंक में 13% हिस्सेदारी थी, पीएनबी में 12% थी, एसबीआई में 10% थी, सिंडिकेट बैंक में 10% थी, और एलआईसी जो है एक्सिस बैंक के प्रमोटर में भी आती थी। तो उसको बोला गया इनमें अपना स्टेक घटाने के लिए एलआईसी को। इसके साथ साथ जब इंश्योरेंस एलआईसी, तो क्योंकि इंश्योरेंस है, उसको आईआरडीए से भी अप्रूवल लेना था और जो आरबीआई से भी अप्रूवल लेना था, वो अप्रूवल लिए गए। और उसमें जो उसको रिलैक्सेशन दिया गया एलआईसी को, क्योंकि इंश्योरेंस कंपनी को बैंक में 15% कैप है, और फिर उसको ये बताया कि आप जो अभी 51% ले सकते हैं, लेकिन आपको जो है उसको घटा के 12 साल में वापस उसके अंदर 10% तक ले आना है, जो रिजर्व बैंक सब बाकी के लिए भी वो करती है। तो ये था आईडीबीआई को बैंक को जब एलआईसी ने ले लिया, तो उसके बाद की परफॉर्मेंस में काफी अच्छा सुधार देखने को मिला है। गवर्नमेंट ने अभी क्या किया उसके बाद कि जो 51% से गवर्नमेंट का एलआईसी के आने के बाद जो 47% शेयर होल्डिंग रह गया, बीच बीच में और भी निवेश इनको करना पड़ा, तो 47.11% इनका था जून 20 में। वो फिर अभी वापस जब इनका ये आया है क्यूआईपी, तो और भी थोड़ा घट गया। और अभी भी जो है इसका प्रोविजन कवरेज रेशियो हाईएस्ट है, कैपिटल एजुकेसी भी बहुत अच्छा है, और कोशिश करने में लगे कि किस तरीके से हम जो है ये जो उसके बाहर आ जाएं, जो आरबीआई ने रेस्ट्रिक्शन लगाया हुआ, पीसीए लिस्ट में डाला हुआ है। तो स्टेक सेल में जो बिक्री जब भी था, इसको जब पैसा और अपना इधर उधर का वो खत्म करना था स्टेक, तो आईडीबीआई फेडरल लाइफ में इनका जो स्टेक था 48%, उसमें से जो इन्होंने बेच दिया, और अभी 21% बचा हुआ है, क्योंकि वो इंश्योरेंस, और फिर वो भी इंश्योरेंस है, दोनों को वो अलाउड नहीं था उसके लिए। फिर 12 साल में का टाइम दिया गया आरबीआई ने जो इनको, फिर आईआरडी ने भी टाइम लिमिट प्रेस्क्राइब किया हुआ। 15 जून को बैंक ने 11,000 करोड़ की इशू कैपिटल रेजिंग का प्लान किया, जो एजीएम में अप्रूव हुआ। फंड रेजिंग अभी जो है फाइनली जो है 1435 करोड़ फंड रेजिंग हुआ दिसंबर महीने में। 19 दिसंबर को जो है ये 37 करोड़ 18,08,170 शेयर जो है 38 रुपये 60 पैसे के भाव में अलॉट किए गए 44 क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर को। टारगेट बेस इशू 1,000 करोड़ का था, और उसमें ग्रीन शू ऑप्शन 1,000 करोड़ का था। तो रिपोर्टिंग ऐसा है कि 2,000 करोड़ के अगेंस्ट में जो इनको 1,435 करोड़ मिला। लेकिन दूसरे तरीके से अगर उसको समझे तो 1,400 करोड़ 1,000 करोड़ के बेस इशू के अगेंस्ट में 1,435, अगर पॉजिटिव समझना तो इस तरह से समझ सकते हैं।
बाकी कैपिटल इन्फ्यूजन और LIC टाइम टू टाइम करते चले आए हैं, उसकी जानकारी है, उसमें हम बहुत ज़्यादा और डिटेल में भी जाने की जरूरत नहीं समझते। तो ये उसका पूरा जो है डिटेल दिया गया है। 30 जून तक का जो है पहले वाले वीडियो में कवरेज था। अभी लास्ट इसमें 31/12 को जो चेंज हुआ है, तो गवर्नमेंट का शेयर होल्डिंग 47.11 से घट के 45.48 हो गया, और LIC का 51 से घट के 49.24 हो गया, और अदर्स में जो है ये जो शेयर इशू है उसमें अदर्स का 5.29 हो गया है। तो अभी थोड़ा सा इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर आने से थोड़ा सा इसमें इंटरेस्ट आएगा। अभी फिलहाल तो QIP के लिए भाव बढ़ा था, पहले 56 रुपए तक भाव गया था जुलाई महीने में, उसी के चलते, और अभी वापस 30 रुपए आ गया, 27-28 इस रेंज में चलता है। तो ये अच्छा लगता है। देखिए अभी और जानकारी कैसा परफॉर्मेंस, फाइनेंशियल परफॉर्मेंस के बारे में चर्चा करते हैं। तो थर्ड क्वार्टर का जो रिजल्ट है उनका हाईलाइट किया, नेट इंटरेस्ट इनकम 1810 करोड़, 18% YOY, 7% QOQ। ऑपरेटिंग प्रॉफिट 1639 करोड़, 28% YOY, 32% QOQ। PBT प्रॉफिट बिफोर टैक्स 843 करोड़, 12% YOY, 27% QOQ। PAT प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 378 करोड़ अगेंस्ट नेट लॉस ऑफ 5763 फॉर YOY लास्ट ईयर का थर्ड क्वार्टर। पैट जो 17% QOQ ग्रो किया, और निम नेट इंटरेस्ट मार्जिन एट 2.87, अब इम्प्रूव बाय 60 BPS YOY और 17 BPS QOQ। उसके बाद जो है कॉस्ट टू इनकम रेशियो एट 48.42, रिड्यूस 612 BPS, बहुत कॉस्ट कटिंग हो गया YOY, 655 QOQ, बहुत ज्यादा जो है इसमें कंट्रोल किया गया। कासा रेशियो 48.97, ग्रू बाई 132 बेसिस पॉइंट। कासा एट जो एब्सोल्यूट फिगर उसकी 1,09,880 करोड़, ग्रू बाई 6% YOY। रिस्ट्रक्चर रिटेल एसेट ग्रू 1.93 YOY, मार्जिनल डी ग्रोथ QOQ। रिटेल कारपोरेट रेशियो जो है वो 60-40 हो गया है, वो पहले 55-45 होता था पिछले साल इसी तिमाही में। कॉस्ट टू ऑफ डिपॉजिट 4.18, रिड्यूस 84 BPS और YOY, और 23 BPS QOQ। कॉस्ट ऑफ फंड 4.39, रिड्यूस 99 BPS YOY, 34% QOQ। उसके बाद जो है NPA 23.52%, इम्प्रूव 520 BPS YOY एंड 156 BPS QOQ। नेट NPA 1.94%, इम्प्रूव्ड 331 BPS YOY एंड 73 BPS QOQ। PCR improved to 97.08, up 467 BPS YOY and 112 BPS QOQ। परफॉर्मा सिल्वीवेज 1294 1294 करोड़, और GNPA अगर उसके हिसाब से देखा जाएगा तो 24.33 आएगा, और नेट NPA 2.75 और PCR 95.9, तो थोड़ा मार्जिनल गिरावट इसमें देखने को आई। टायर 1 कैपिटल 12.22, अप बाय 206 BPS YOY, 116 BPS QOQ। कैपिटल एजुकेशन रेशियो जो टोटल है वो 14.77, अप बाय 221 BPS YOY, 110 BPS QOQ। टोटल रिस्क वेटेड एसेट 1,59,000 करोड़, रिडक्शन 371 BPS YOY, इंक्रीज्ड बाय 112 BPS QOQ। ये है हाईलाइट, उन्हीं को डिटेल में देखते हैं। तो इन्होंने एक फर्स्ट कैपिटल रेज बाय बैंक फ्रॉम पब्लिक आफ्टर 25 इयर्स, जो पहले पब्लिक इशू आई थी 1995 में, वो भी IDBI की बैंक के पहले की बात है, तो वो 25 साल के बाद दोबारा इन्होंने पब्लिक से पैसा उठाया है। और वो जो बेस इशू 1000 करोड़ की थी, 1000 करोड़ ग्रीन इशू ऑप्शन था, उसमें 1435 करोड़ मिला, 43% ग्रीन इशू पोर्शन सब्सक्राइब हुआ, 44 इन्वेस्टर आए, उनमें 12 FII पार्टिसिपेट किए थे, और नॉन प्रोमोटर शेयर होल्डिंग जो है उसमें इंक्रीज हो गई 1.89 से 5.28, जो पहले तो कुछ था ही नहीं, बचा फ्लोटिंग नहीं था। तो अभी इसमें ये देखिए आपका कैपिटल एजुकेसी जो अभी बात कर रहे थे 14.77, और ये पैट जो 378 करोड़, ऑपरेटिंग प्रॉफिट 1639, नेट इंटरेस्ट इनकम 1810 करोड़, निम 2.87, रिटर्न ऑन एसेट 0.51, रिटर्न ऑन इक्विटी 11.04, कासा 48.97, रिटेल कॉर्पोरेट डिपॉजिट 40-60, नेट NPA 1.94%, PCR 97.08। अब कंप्लीटेड ट्रांजैक्शन डाइवेस्टिंग 23% स्टेक इन IDBI फेडरल, वो जो एजियास इंश्योरेंस को बेच दिया, टोटल कंसिडरेशन है 507 करोड़, कैपिटल गेन्स उसमें हो गया 323 करोड़ का फायदा हो गया। IDBI का रिमेनिंग स्टेक जो है उसमें अभी IDBI फेडरल में 25% है। ये है, हम 10 क्वार्टर की परफॉर्मेंस देख रहे हैं जस्ट जानने के लिए कि क्या था 10 मतलब 2.5 साल पहले और अभी क्या है।
तो उसमें आपको देखने को मिलता है जो जो टोटल इनकम है, इनकम सितंबर 2018 में जब उतना खराब समय नहीं था, उस समय 6062 करोड़ थी और अभी भी 6000 के आसपास है, तो ये ऑलमोस्ट फ्लैट चल रही है। और इसमें एक्सपेंडिचर में लेकिन काफी गिरावट यहाँ देखिए, 5300 से लगा के घटते घटते 4300, करीब 1000 करोड़ खर्चा जो है कम कम हो गया। इसलिए प्रॉफिट जो है, प्रॉफिट अभी 1700 करोड़ ऑपरेटिंग लेवल पे आप नजर आ रहा है, कहीं भी 1600-1700 करोड़ प्रॉफिट किसी क्वार्टर में नहीं है, पिछले 10 क्वार्टर में देख लीजिए। प्रोविजंस का जो है, प्रोविजन बहुत भारी, 6-6 हजार करोड़ 8000 करोड़ प्रोविजन हुआ था, अभी 700-800 करोड़ प्रोविजन किया है। इसके पहले क्वार्टर में 581 प्रोविजन था। प्रॉफिट बिफोर टैक्स भी देखिए यहाँ से -57, -58, -71, -53, -46, ये पिछले 5 क्वार्टर, अभी देखिए दिसंबर वाली जो क्वार्टर थी तब से प्रॉफिट बिफोर टैक्स रिपोर्ट किया 755 करोड़, उसके बाद 289, 437, 655 और 482, अभी टैक्स प्रोविजन कर दिया। और इसमें जो है दिसंबर 19 में बहुत सारा ये प्रोविजन है, तो तब तक नेट लेवल पे तो ये सभी लॉस है, 3600, 4100, 4900, 3800, 3400, 5700 हाईएस्ट हो गया। और उसके बाद से प्रॉफिट रिपोर्ट करना शुरू कर दिया, 136 करोड़, 144 करोड़, 324 करोड़, भी 378 करोड़। ग्रोस एनपीए में भी इसी तरह से 60,000 करोड़ से घटते घटते 37,000 करोड़ तक आए हैं। और नेट एनपीए जो है 27,000 करोड़ से घटते घटते कहाँ गए हैं, 2400 करोड़। अब देखिए कितना 10 क्वार्टर में कितना इसमें सुधार हो गया है। और मेजर सुधार जो है आप देखिए यहाँ से जनवरी जून के बाद में बहुत तेज रफ्तार से देखने में मिला है। तो ये उसी को ऑलराउंड जो इम्पोर्टेंट है, तो 3 क्वार्टर का है, इसलिए हमने पहले 10 क्वार्टर का एक साथ ले लिया। इसमें अब 9 मंथ की परफॉर्मेंस के बारे में भी थोड़ा जानकारी कंपैरिजन यहाँ देख सकते हैं, जिसमें वेरिएंस है ये इंटरेस्ट इनकम 7% घट गई है, और जो है आपकी इंटरेस्ट एक्सपेंस 16% घट गई, जिससे प्रॉफिट नेट इंटरेस्ट इनकम जो है वो 14% बढ़ी, अदर इनकम 10% बढ़ी, और टोटल इनकम जो है वो 12% बढ़ी है। उसके बाद जो आपका प्रॉफिट जो है 30% बढ़ गया 9 महीने में, 3238 से 4211। उसके बाद जो है ये प्रॉफिट बिफोर टैक्स, ये लॉस था 9257, ये 1946 है। और ये आफ्टर वाला जो 13,000 करोड़ लॉस था, जो 847 प्रॉफिट है। तो ये इस तरह का है। और निम जो है, निम का इंप्रूवमेंट आप देखिएगा, ये 2.79 है, 2.8 9 महीने का देखते हैं तो, और ये अभी का देखते हैं 2.87, पहले 2.7 था, उसके पहले 2.27 था, बहुत कम था। इंप्रूवमेंट लगातार देखने में मिल रहा है। ये एनुअल खाली हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस के लिए दिए हुए 28,000 करोड़ से जो इसका बिजनेस था पिछले साल तक 20,000 करोड़ था ये, मतलब 25,000 करोड़ 31 से 25 हुआ। और वही है प्रॉब्लम सबसे बड़ी, ग्रॉस एनपीए वाली, तो वो उसमें अभी जो इनमें ज़्यादा कुछ आपको जानकारी इसमें नहीं मिलता है। रेशियो का जहां तक है, अभी वही जो बात किया, निम में सुधार 2.76, 2.79, 2.81 पहले था, थोड़ा घटा था, अभी फिर वापस जो है ये बढ़ने की कोशिश कर रहा है। दूसरा कॉस्ट टू इनकम रेशियो में कॉस्ट कंट्रोल हो रही, 58%, 58, 52, 53, 51, अभी भी काफी है, 45 के नीचे इसको आने की जरूरत है। कुछ वायबल अच्छा काम करने वाला अगर है तो तभी ये पॉसिबिलिटी बनेगा। इसके अलावा जो बाकी रेशियो की जो बात करते हैं, तो कासा में जो है सुधार एकदम लगातार देखने में 4765 से 4833, अभी 4897। अभी जैसे पीएसयू बैंक में इतनी कासा आमतौर पे मिलती नहीं है, जो ये प्राइवेट बैंक की लेवल की कासा इसमें है। और बाकी जो आपको कॉस्ट ऑफ फंड है वो करीब 4.18 और 4.39 एवरेज, डेली एवरेज कॉस्ट और डेली एवरेज कॉस्ट ऑफ डिपॉजिट। ये रिटेल में पूरा फोकस किया हुआ है। और अभी जो है रिटेल का जो यहाँ देख रहे हैं आप, 39% रिटेल शेयर इन एडवांस, 39% धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है, 36%, 38%, 39.85, करीब करीब 40% हो गया। एग्रीकल्चर का भी बढ़ा रहे हैं और एमएसएमई का भी जो है बढ़ा रहे हैं, इसको बहुत ध्यान दिया जा रहा है। बाकी असेट क्वालिटी में अगर जाएंगे तो जो अभी बात कर रहे हैं कि काफी सुधार देखने में मिला, ये अभी पिछले क्वार्टर में 49 से भी 37 ग्रॉस एनपीए है।
और उसके बाद जो नेट एनपीए में 68 से 24 हो गया, बहुत ज़्यादा गिरावट आई, 5.25 से 1.94। प्रोविजन कवरेज रेशियो एकदम काफ़ी बहुत एलिवेटेड लेवल पे रखा हुआ है, 92.4 से अभी 97.08 तक, पूरा मतलब करीब करीब सभी कुछ प्रोवाइड कर दिया। अभी काफ़ी कुछ रिकवरी होगा तो बॉटम लाइन में ही आएगा, ये आप मान के चल सकते हैं। आउट ऑफ टोटल जीएनपीए 37559 करोड़ जो यहाँ पे दिया हुआ है, उसमें 31924 करोड़ इज 100% प्रोवाइडेड, अभी इतना है रेशियो 97। ओवरऑल 64% जीएनपीए इज 100% प्रोवाइडेड, और इस तरह का ये है। बाकी एसेट क्वालिटी का अगर ये देखते हैं, ग्रॉस एनपीए, प्रोविजन, नेट एनपीए, ये सेगमेंट वाइज दिया हुआ है। तो और ये परसेंटेज में जो है, ये यहाँ पे डेविएशन दिया बिकॉज परफॉर्मा स्लिपेज जो सुप्रीम कोर्ट के आदेश के हिसाब से, जो यहाँ पे ग्रॉस एनपीए 23.52 रिपोर्ट किया, अगर उसको अकाउंट फॉर करेंगे तो 24.33 होगा, और ये 1.94 का 2.75 हो जाएगा। और ये जो है बाकी जो पीसीआर है वो 97.08 का 95.9 हो जाएगा। ये उस तरह के बारे जानकारी जो है दिया हुआ है। बाकी जो एनपीए मूवमेंट दिया हुआ, ओपनिंग बैलेंस जो था थर्ड क्वार्टर में 41,000 करोड़ से लगा के ये सब उसमें चेंज हुआ है। राइट ऑफ 2,809 करोड़, क्लोजिंग बैलेंस 37,559 करोड़, और इस तरीके से जो है ये सब चल रहा है उसका नॉन परफॉर्मिंग असेट्स के बारे में। एनसीएलटी में जो केस प्रोविजन किया हुआ है, टोटल आरबीआई फर्स्ट लिस्ट, सेकंड लिस्ट, अदर्स, टोटल 45,756 करोड़, उसमें प्रोविजन कवरेज रेशियो 99.92 टोटल में है। और इसके अलावा जो है बाकी ये केसेस है, ये वो बाकी जानकारी दिया हुआ है। तो कैपिटल एडिक्वेसी के बारे में अभी इंप्रूवमेंट जो देखने को मिला है, बिकॉज ऑफ दिस क्यूआईपी जो सितंबर क्वार्टर में था 13.67, अभी 14.77 हो गया, जबकि पिछले साल जो दिसंबर में 12.56 काफी बुरी हालत में था। शेयर होल्डिंग जैसा पहले बताया, क्योंकि क्यूआईपी आया है इसलिए जो शेयर होल्डिंग घट गया है गवर्नमेंट का, एलआईसी का, दोनों का, और इसमें 2.99 अभी जो है ये है एफआईएफपीआई, और अदर्स जो 2.29% है, तो फ्लोटिंग स्टॉक भी थोड़ा हो गया। बाकी ये जो पीसीए से बाहर निकलने के लिए इन्होंने जस्टिफिकेशन दिया हुआ है, तो सभी पैरामीटर्स में कंप्लाइड हो गया, खाली रिजर्व बैंक को झड़ी झंडी दिखाने का है, उससे कोशिश जारी है, किस दिन आएगा वो तब इनको जो अपना काम करने की थोड़ी फ्रीडम हो जाएगी। और दूसरा उसी में जो जानकारी दिया हुआ, सीईटी रेशियो लगातार बढ़ाते जा रहे हैं, प्लस कैपिटल एजुकेसी ये भी बढ़ाते जा रहे हैं, नेट एनपीए एकदम घटाते जा रहे हैं, प्रोविजन कवरेज रेशियो बढ़ाते जा रहे हैं, वही सब जो है ऑपरेटिंग प्रॉफिट वगैरह की जानकारी है। तो हर तरह से एलिजिबल है। अभी देखिए रिजर्व बैंक कितना किस हिसाब से टाइम लगा रही है उसमें, वो कब आते हैं इनको प्रोविजन कवरेज पीसी से बाहर निकाल। फोकस एरिया क्या है उसका, इम्प्रूव एनआई विद ग्रोथ इन एडवांस, निम इन लाइन विद इंडस्ट्री बेंचमार्क मोर देन 3 लाने का है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट इंप्रूवमेंट फ्रॉम कोर बिजनेस एंड फीस इनकम, मेंटेनिंग ग्रोथ विद कैपिटल ऑफ 10% to 12% ग्रोथ फॉर नेक्स्ट 2 to 3 ईयर, और इंप्रूवमेंट इन रिटर्न ऑन एसेट एंड रिटर्न ऑन इक्विटी, रिकवरी फ्रॉम एनपीए एंड टू अकाउंट थ्रू NCLT ARC route and direct recovery through OTS route, one time settlement. Credit cost and slippage ratio to be below 2% level and maintaining NPA below 3% level, इस तरह का ये फोकस बना के चले हुए, और इन्वेस्टर रीच थ्रू इंटरेक्शन मीटिंग्स, ये सब जो है लेके चल रहे हैं। ये शेयर प्राइस ट्रेंड है जो 56 रुपए तक ये गया हुआ था जुलाई महीने में, अभी घट के 27-28 इस रेंज में चलता है। तो अगर आपको अच्छा लगता है ये, तो आप जरूर इसमें निवेश करने के बारे में सोच सकते हैं। मतलब पब्लिक सेक्टर के प्राइस में आपको प्राइवेट सेक्टर बैंक मिलेगा, और प्राइवेटाइजेशन तो होना ही है इसका, कोई उसको ऑलरेडी अभी प्राइवेट कैटेगरी में ही आता है। बाकी जो है यहाँ पे वही है क्या क्या इसमें पॉइंट टू पॉइंटर है, तो डिस्कस भी होने का रिपीटेशन है, और कुछ नया कुछ नहीं है। तो ये था जानकारी आईडीबीआई बैंक के बारे में, जो
वीडियो में जो जानकारी दिया उससे हम उम्मीद करते हैं कि आपकी जो यदि ऑलरेडी आपने निवेश किया हुआ है या आप निवेश करना चाहते हैं तो उसमें ये जानकारी आपके बहुत काम में आएगी। और अगर आप भी ऐसा समझते हैं तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। उसके अलावा जो है हमारा Views1C2 ट्विटर हैंडल है, इस ट्विटर पेज पर अगर आप जाएंगे तो आप वहाँ पे आपको हमारे सभी वीडियो और उनसे संबंधित आर्टिकल और न्यूज़ व्यूज सब उसमें हम शेयर करते हैं, वो मिलेगा। और आपको कोई भी जानकारी चाहिए तो आप जो यूट्यूब में कमेंट कीजिए या तो ट्विटर पे कुछ लिखिए, आपको उसका जरूर जवाब मिलेगा। थैंक यू।